नमस्ते बच्चों। वर्ग 8 के भूगोल विषय में अध्याय 3 के खनिज और शक्ति संसाधन के साथ फिर से उपस्थित हैं। हम लोग पढ़ रहे थे ऊर्जा के स्रोत के बारे में। पिछला जो वीडियो था उसमें ऊर्जा के स्रोत जो परंपरागत स्रोत हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग गैर परंपरागत स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि गैर परंपरागत स्रोत कहते किसको हैं। तो ऐसे स्रोत जिसका उपयोग मनुष्य ने पिछले कुछ सालों में 10, 20, 50 सालों में करना सीखा, जो ऊर्जा के नए स्रोत के रूप में जाने जाते हैं, ऐसे स्रोतों को हम लोग गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे सौर ऊर्जा के बारे में। सौर से मतलब ही है सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। जो ऊर्जा हमको सूर्य से प्राप्त होती है उसी को सौर ऊर्जा कहते हैं। और वैज्ञानिकों ने इस सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की तकनीक हासिल कर ली है और इस तकनीक के द्वारा हम लोग सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके बहुत सारे कार्य संपन्न कर पा रहे हैं। सौर ऊर्जा विश्व के सभी क्षेत्रों में उत्पन्न नहीं हो सकती है क्योंकि सभी जगह सूर्य की किरणें पूरी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में या ध्रुव के नज़दीक वाले प्रदेशों में वहाँ पर सूर्य की किरणें काफ़ी तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पर सौर ऊर्जा का उत्पादन नहीं हो पाता है। अभी वर्तमान में विश्व की कुल ऊर्जा का मात्र 2% भाग ही सौर ऊर्जा से प्राप्त किया जा रहा है और आने वाले समय में इसका उत्पादन काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। भारत में राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, जो कि आपको दिखाई दे रहा है हरे रंग से, इन राज्यों में भारत के सौर ऊर्जा के उत्पादन केंद्र हैं। इस सौर ऊर्जा का उपयोग सौर कुकर, सोलर हीटर, जिसको हम लोग सौर तापक बोलते हैं, सोलर लाइट, यातायात संकेत में आप लोग देख रहे होंगे आजकल, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा से लाभ क्या क्या है? सौर ऊर्जा यह प्रदूषण मुक्त है, इससे प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता। यह अनवरत लगातार उपलब्ध होती है क्योंकि सूर्य हमारे साथ लगातार उपलब्ध होता है। इसकी हानियाँ क्या क्या हैं? तो यह महंगा है, खर्चीला है। जब इसको विस्तारित किया जाता है तो ऊर्जा की बर्बादी होती है। तो ये सौर ऊर्जा हो गया। दूसरी जो गैर परंपरागत स्रोत है वो है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा भी ऊर्जा का अक्षय स्रोत। अक्षय स्रोत मतलब जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, हमेशा मिलेगा। जब तक पृथ्वी है तब तक पवन रहेगा, हवा रहेगी और तब तक ये स्रोत रहेगा। विश्व के जिन क्षेत्रों में पवन प्रबल और लगातार चलता रहता है वहाँ पर पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। माने पवन की गति एक निश्चित सीमा से अधिक होनी चाहिए। उन्हीं स्थानों पर पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। और ऐसी आदर्श स्थिति मरुस्थलीय प्रदेशों में जहाँ की कोई बाधा नहीं होती, पवन के चलने के लिए कोई विशेष बाधाएं उत्पन्न नहीं होती हैं, समुद्र तटीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इसमें पवन की गति से पवन चक्की को घुमाया जाता है और पवन चक्की जब घूमती है तो वह पवन चक्की विद्युत जनरेटर से जुड़ी हुई होती है, जिससे विद्युत का उत्पादन होता है, बिजली का उत्पादन होता है। विश्व में नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन, इन देशों में पवन फार्म पाए जाते हैं। ये पवन ऊर्जा के उत्पादन के प्रमुख देश हैं। चीन विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का उत्पादक देश है। भारत का स्थान विश्व में चौथा है। भारत में तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान पवन ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र है
और गुजरात और तमिलनाडु समुद्र के किनारे स्थित क्षेत्र हैं। पवन ऊर्जा से लाभ क्या है? यह ऊर्जा भी प्रदूषण से मुक्त है, सुरक्षित और स्वच्छ है। स्थापित होने के बाद विद्युत का उत्पादन आसान हो जाता है क्योंकि पवन चलता है और उससे ऊर्जा का उत्पादन स्वयं होता है। हानि, यह जगह बहुत घेरता है, इसलिए इसे स्थापित करना काफ़ी कठिन है। जब पवन चक्की चलती है तो उससे आवाज़ होती है, तो ध्वनि प्रदूषण को यह बढ़ावा देता है। पवन चक्कियाँ ऊंची ऊंची होती हैं, इसलिए पक्षियों और वायुयान के लिए हानिकारक हो सकती है। रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में यह बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो ये पवन ऊर्जा से कुछ लाभ और कुछ हानियाँ हैं। अगले जो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है वो है परमाणु ऊर्जा। तत्वों के अणु के नाभिक में निहित ऊर्जा, जो भी तत्व हैं उनके नाभिक में जो ऊर्जा रहती है उसी ऊर्जा को हम लोग परमाणु ऊर्जा कहते हैं। यूरेनियम, थोरियम इत्यादि नाभिकीय तत्वों के नाभिक के विखंडन से असीम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दो मुख्य जो नाभिकीय तत्व हैं, एक यूरेनियम दूसरा थोरियम। इन तत्वों के नाभिक के टूटने के कारण बहुत असीम ऊर्जा, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है और इस ऊर्जा की मदद से नाभिकीय रिएक्टर में विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसे ही हम लोग परमाणु ऊर्जा कहते हैं। परमाणु ऊर्जा के मुख्य उत्पादक देश विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया हैं। भारत में राजस्थान और झारखंड में यूरेनियम पाया जाता है। झारखंड में पूर्वी सिंहभूम स्थित जादूगोड़ा में यूरेनियम की खानें हैं। केरल प्रदेश के समुद्री तट में थोरियम की विशाल मात्रा मोनाजाइट बालू में पाई जाती है। केरल के समुद्री तट में जो बालू है, मोनाजाइट बालू, उसमें थोरियम की विशाल मात्रा पाई जाती है। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा का उत्पादक देश है। भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु के कल्पक्कम, कुडनकुलम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में रावतभाटा, उत्तर प्रदेश में नरोरा, कर्नाटक में कैगा और गुजरात में काकरापार में स्थित है। भारत के मानचित्र पर आप लोग इन स्थानों की खोज अवश्य करें। परमाणु ऊर्जा के लाभ, इससे एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि परमाणु ऊर्जा से बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन इससे हानियाँ भी उतनी ही ज़्यादा हैं। इससे रेडियो एक्टिव अपशिष्ट का उत्पादन होता है और रेडियो एक्टिव रिसाव का खतरा बना रहता है, जिससे बहुत गंभीर बीमारियाँ या बहुत गंभीर दुर्घटना होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसके बाद जो ऊर्जा का स्रोत है वह है भूतापीय ऊर्जा। भू का मतलब हुआ पृथ्वी और तापीय का मतलब हुआ गर्म, माने पृथ्वी के अंदर की जो गर्मी है उसके कारण से जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे हम लोग भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर हम लोग जाते हैं तापमान बढ़ता चला जाता है और इसी कारण यह तापमान कभी कभी पृथ्वी के अंदर से जो पानी निकलता है वो गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट होता है और इस गर्म जल का ही उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। चित्र में आप लोग देख पा रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, आइसलैंड और फिलीपींस ये विश्व के बड़े भूतापीय ऊर्जा उत्पादन के देश हैं। भारत में हिमाचल प्रदेश के मणिकरण और लद्दाख का पूगा, छत्तीसगढ़ के तातापानी में भूतापीय ऊर्जा उत्पादन के संयंत्र स्थापित हैं। झारखंड में भी हजारीबाग शहर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर बरकट्ठा नाम का एक प्रखंड है। वहाँ पर सूरज कुंड नाम का एक गर्म पानी का झरना है। वहाँ पर भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन संयंत्र लगने की संभावना है। भूतापीय ऊर्जा के लाभ क्या हैं? यह प्रदूषण मुक्त है, पर्यावरण के अनुकूल है, आसानी से उपलब्ध है। और इससे हानि क्या है? साधारणतः शहर से दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन काफ़ी कच्चीला हो जाता है। शहर से काफ़ी दूर ये स्थित होते हैं, इसलिए वहाँ से विद्युत को शहरों तक पहुँचाना एक महंगा कार्य हो जाता है। इसके बाद जो ऊर्जा है वो है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार मतलब समुद्र। समुद्र में ज्वार और भाटा आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 7 में। इस ज्वार से जो
ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, इस ज्वार का उपयोग करके, ज्वार भाटा का उपयोग करके जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसको हम लोग ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। समुद्र में उठने वाले उच्च ज्वार का उपयोग ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। इसके दो मुख्य तरीके हैं, एक ज्वारीय बैराज और एक पंचक्की। ज्वारीय बैराज में क्या किया जाता है, नदी जहाँ पर समुद्र में मिलती है वहाँ पर एक बैराज बनाया जाता है, एक छोटा सा बांध बनाया जाता है और उच्च ज्वार के समय पानी इसमें बनी सुरंगों से गुजरता है, जिससे इसमें लगे टरबाइन मतलब जनरेटर चलने लगते हैं और बिजली पैदा होती है। पंचक्की में समुद्र तट से परे, समुद्र तट से दूर पानी के नीचे पंचक्की लगाई जाती है जो ज्वारीय पानी से चलती है और इस प्रकार बिजली पैदा की जाती है। यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे हैं किस प्रकार से ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा केंद्र फ्रांस में लगा था। भारत का प्रथम ज्वारीय ऊर्जा केंद्र गुजरात में स्थापित किया गया है। इस ऊर्जा के लाभ हैं कि यह प्रदूषण मुक्त है, कभी समाप्त होने वाला नहीं, अच्छा है। हानि है कि पैदा करना काफ़ी कठिन है और यह वन्य जीवों के लिए घातक है। और अंत में हम लोग देखते हैं बायोगैस। बायो का मतलब ही होता है लाइफ, जीवन, माने जीवित पदार्थों का जो अपशिष्ट है, उन अपशिष्ट से जो गैस उत्पन्न की जाती है उसको हम लोग बायोगैस कहते हैं। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जंतुओं के अवशेष, गोबर, रसोई अपशिष्ट आदि के विघटन से उत्पन्न होती है। यह सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की तरह नवीकरणीय, यह भी एक नवीकरणीय स्रोत है, यह हमेशा नया होते ही रहता है। बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है, मीथेन सबसे ज़्यादा होती है 75% और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें होती है। यह खाना पकाने और घरेलू विद्युत उपयोग के लिए सर्वोत्तम ईंधन है। खाना पकाने में इसका उपयोग होता है, घरेलू विद्युत के रूप में भी इसका उपयोग होता है। इसके साथ साथ कृषि हेतु बहुमूल्य जैविक खाद के बीच से प्राप्ति हो जाती है। भारत में बायोगैस ऊर्जा संकट से निपटने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि भारत में पालतू जानवरों की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है, इसलिए अपशिष्ट यहाँ पर प्राप्ति काफ़ी ज़्यादा होती है और इसके कारण से यहाँ पर बायोगैस उत्पन्न किया जा सकता है बड़ी मात्रा में और ये ऊर्जा संकट से निपटने का एक तरीका हो सकता है। आप यहाँ पर बायोगैस उत्पादन संयंत्र का चित्र देख पा रहे हैं। आपने अपनी विज्ञान की पुस्तक में बायोगैस उत्पादन कैसे होता है उसके बारे में आपने अध्ययन किया होगा। इससे लाभ क्या है, ये आसानी से उपलब्ध है क्योंकि यह गोबर और घरेलू अपशिष्ट से बनता है। स्थापित करना आसान और सस्ता है, कुछ 1000 या लाख रुपयों में यह बायोगैस प्लांट लग जाता है। जैव व्यर्थ पदार्थों का आसानी से उपयोग किया जाता है। जो अपशिष्ट हमारे यहाँ होते हैं उसको निष्पादन का भी एक आसान सा तरीका है, जिससे हमारा दोहरा काम होता है। जो जैव व्यर्थ पदार्थ हैं उनका निष्पादन भी होता है और हमें ऊर्जा की प्राप्ति भी होती है। उत्पादन इसका आसान है। हानि इससे है ये हरित गृह प्रभाव को बढ़ावा देता है। बायोगैस जब उत्पन्न होती है उससे मीथेन गैस उत्पन्न होती है और इस मीथेन गैस से हरित गृह प्रभाव बढ़ता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में आज ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में पढ़ा और इस प्रकार इस पाठ के सभी मुख्य बातों का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया, हम लोगों ने चर्चा कर ली। आशा है और उम्मीद है कि आप लोगों को यह पाठ काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर की चर्चा आपके साथ करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।